अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे राज्य की, जो है बंगाल। ठीक है, सो बंगाल राज्य में कौन सा साम्राज्य स्टैब्लिश हो रहा था या कौन सा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और यहाँ हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में हम अभी बात कर रहे हैं उत्तर भारत में 14वीं और 15वीं शताब्दी में। कई बार बोला जाता है 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो वो माहौल बीच में चल रहा था, उस माहौल के कारण छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय हो जाता है। तो उन स्वतंत्र राज्यों में हमने बात कर ली है सबसे पहले जौनपुर के सरकी साम्राज्य की। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे राज्य की, जो है बंगाल। ठीक है, सो बंगाल राज्य में कौन सा साम्राज्य स्टैब्लिश हो रहा था या कौन सा नया शासन चलने वाला था, उसकी हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। चलिए तेजी से हम लेट ना करते हुए स्टार्ट कर लें। तो शुरुआत से पहुंचना है हमको कि दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला बंगाल दूसरा प्रमुख क्या था, राज्य हुआ करता था। पहला कौन था? पहला तो जौनपुर हो गया था। दूसरा प्रमुख राज्य कौन है? बंगाल था। कैसे बंगाल की अगर हम बात करें तो पीछे से चलेंगे बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत से पूर्वी भारत में अवस्थित यह है। दिल्ली सल्तनत के साथ निरंतर संघर्ष होता रहा इसका, है ना। और ये आज की बात नहीं है, तो प्राचीन काल से ही चल रहा है। ठीक है, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का नाम सुना है आपने? नहीं सुना तो हम बता देते हैं भाई साहब। गुलाम बंद से पहले मोहम्मद गौरी जो है गजनी का शासक भारत आया। उसके 4 बड़े बड़े गुलाम हुआ कर रहे थे, जिसमें एक कुतुबुद्दीन ऐबक आप सब जानते हैं। एक और गुलाम था बख्तियार खिलजी। सो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो क्या करा कि इस साइड मतलब पश्चिम भारत पे कमान संभाली, लेकिन पूर्वी भारत के लिए बख्तियार खिलजी एक टुकड़ी लेके बंगाल पे अटैक कर देता है। तभी तो उसने नालंदा बिहार में भी अटैक किया था। तो नालंदा हो गया, उदंतगिरी हो गया, ये था। उस समय पाल वंश चल रहा था। बंगाल के पाल वंश का नाम सुना होगा, हमने वीडियो बनाई हुई है, तो देख लेना बिल्कुल। ठीक है भाई। तो उसमें क्या हुआ था कि बख्तियार खिलजी ने अटैक करके वो खत्म कर दिया था। अब शासन किसका स्टैब्लिश हो जाएगा? खिलजी का, बख्तियार खिलजी। लेकिन हुआ क्या था कि ये बख्तियार खिलजी को भाई साहब इनके ही सेनापति ने मार दिया था। ठीक है, इनने मार दिया, फिर उनका सेनापति को फिर इनके जो समर्थक हैं वो मार देते। तो ये लड़ाई झगड़ा चलता ही चल रहा था। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सो उसका जो वंशज था, किसका? बख्तियार खिलजी। उसका वंशज था तुगरिल खां। तुगरिल खां, है ना। सो तुगरिल खां के विद्रोह का दमन कर तुगरिल खां, भाई ये इसने शासन एस्टैब्लिश करा, इसको तो मार दिया था। फिर इसका सेनापति आया, सेनापति को मार दिया। फिर इनके जो चाहने वाले थे उसमें से सेनापति को मारने के बाद उनके वंशज में से एक व्यक्ति हो गया तुगरिल खां, जो अभी बंगाल पर शासन कर रहा था। तो तुगरिल खां अलग व्यक्ति था। उसका एक देखो, ये खिलजी लोग हुआ कर रहे थे। बलबन क्या था? बलबन तुर्की का शासक हुआ करता था। अफरासियाब वंश से उसने अपना ताल्लुक जोड़ा था। तो उसको क्या करना था? उसको देवत्व का और राजत्व का सिद्धांत के तहत एक साम्राज्य बड़ा बनाना था, सबको अपने अधीन करना था। तो वो बंगाल के पहले तक पहुंच चुका था, अपना साम्राज्य और विस्तारित कर रहा था। यहाँ पे क्या है? तुगरिल खां। तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया। पहले तो अधीन मान लिया कि चलो ठीक है हम आपके अधीन हैं, लेकिन फिर बाद में चेंज हो जाता है। तो चेंज हो जाता है तो बलबन ने क्या करा? अपने बेटे को भेजा लड़ाई करने। बेटे का क्या नाम था? बुगरा खां। बुगरा खां, है ना। एक बड़ा बेटा तो महमूद इनका खत्म हो चुका था, मोहम्मद नाम था उसका, है ना, मोहम्मद खां। सो वो तो एक्सपायर हो गया था। उस समय के जो अटैक हो रहे थे ना भैया मंगोलों के, उनमें फिर बुगरा खां को भेजता है और बुगरा खां बंगाल का शासक नियुक्त किया जाता है, क्योंकि वो तुगरिल खां को हटा देता है और फिर इनको ही बुगरा खां को क्या कर दिया जाता है? नियुक्त कर दिया जाता है बलबन के द्वारा। क्या कि शासन आप ही करोगे, है ना। फिर बुगरा खां का भी एक बेटा था और इनके बड़े लड़के का भी एक बेटा था, है ना। कैकुबाद, याद है? कैकुबाद। बलबन के बाद कैकुबाद आएगा, वो बुगरा खां का ही बेटा हुआ करता है ना। क्या खुसरो भी एक नाम हुआ करता था, है ना। सो वो सारे ये ऐसे ही चलेगा पूरा माहौल। अभी देख लेते हैं। तो भैया शासन नियुक्त कर दिया और लंबे अंतराल तक उसके वंशजों ने वहां पर शासन किया था। किसके? बुगरा खां। मतलब वो गुलाम वंश के ही बलबन के बलबनी वंश के अंतर्गत ही आ रहा है। वो क्या कर रहा है? लंबे समय तक बंगाल में शासन कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब वो शासन कैसे खत्म होगा, क्या होगा, ये देखो। गियासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक की हम बात कर रहे हैं, जो तुगलक वंश का संस्थापक है। तो तुगलक वंश के संस्थापक ने देखा कि भैया बंगाल में उस समय क्या है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं तो भैया उसने नसीरुद्दीन को बंगाल में सुल्तान की उपाधि और सिक्के ढालने का आदेश देकर क्या कर दिया? अपने अधीनस्थ शासक नियुक्त कर दिया। उसने देखा कि भैया देखो उधर तक लड़ाई करने का तो कोई मतलब है नहीं,
तो वो जो शासन कर रहा है चेंज करके, और किसको, नसीरुद्दीन को बोल दिया कि भैया तुम बंगाल के सुल्तान हो, अपने हिसाब से क्या करो, सुल्तान मतलब सिक्के के डाल सकते हो सब, लेकिन उसमें सुल्तान मैं ही हूँ, हेड तो मैं ही हूँ ना, मेरे अधीन रहोगे तुम। तो वो सब सिक्कों से समझ में आ जाता, तो उसने ये सब कर दिया। लेकिन होता क्या है कि 1340 में, 1340 मतलब गयासुद्दीन तो गयो, उनका लड़का आएगा कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जब 1336 में विजयनगर बन गया था, तो मतलब वो ढिलपुल शासक था, है ना। तो उस समय ही 1340 ईस्वी में शमसुद्दीन खां, क्या नाम है भाई, शमसुद्दीन खां या इलियास खां, ये दोनों अलग अलग नाम मिलते हैं। तो उसने क्या करा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया, या तो शमसुद्दीन खां या इलियास खां, ये नाम एक ही व्यक्ति के अलग अलग मिलते हैं। तो उसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से लेकर कब तक, अकबर के शासनकाल तक बंगाल पर किसी का फिर प्रभुत्व नहीं हुआ, पूर्ण स्वतंत्र अलग से ही साम्राज्य रहा। फिर अभी बंगाल की विजय कौन करेगा, अकबर करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे बंगाल में क्या होने वाला है। इस दौरान अनेकों शासकों ने शासन किया है। बुगरा खां, बुगरा खां के बाद रुकनुद्दीन, कैकोस, कैकोस के बाद शमसुद्दीन, गयासुद्दीन, हज्जा शाह, अबुल मुजफ्फर, महमूद शाह, ये सभी बड़े बड़े शासक हैं जिनकी हम बात चल रहे हैं, है ना। बंगाल के शासक नियुक्त हो जाते हैं। और इन सबके शासन के दौरान बंगाल क्या है, धीरे 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 अव्यवस्थाओं की ओर अग्रसर होता चला जा रहा था, अव्यवस्थित होता चला गया, साथ ही साथ अशांति बढ़ती चली जा रही थी। सो भैया फाइनली गयासुद्दीन आजम शाह, गयासुद्दीन आलम शाह जो है, आजम शाह, जो कि इलियास शाही वंश से संबंधित था, ये अब क्या करेगा भैया, ये महत्वपूर्ण भूमिका कैसी निभाएगा कि जो अशांति है या जो अव्यवस्थाएं हैं उनको सही करने का प्रयास कर रहा है। हो पाए ना हो पाए अलग चीज है, देखो प्रयास करना अलग चीज होती है। क्या आप प्रयास कर रहे हैं ना, तो आप अपना तो 100% दे रहे हो ना, भले वो चीज आपके फायदे में हो ना हो, ये मैटर नहीं करती। सो उसने महत्वपूर्ण भूमिका का क्या किया, निर्वहन किया। और आजम शाह कुशल राजनीतिज्ञ तो था ही, साथ ही साथ विद्वानों का संरक्षक भी था, आदर करने वाला व्यक्ति हुआ करता था। तो लोगों को भी शासक अच्छा लगा। देखिए यार, कभी भी क्या होता है कि आपकी प्रजा अगर खुश है तो शासक सक्सेसफुल है, और प्रजा खुश नहीं है तो कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, कुछ भी कर ले, लेकिन वो सक्सेसफुल शासन नहीं कहलाता। भाई अकबर जो है, अकबर पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप व्यक्ति था, बावजूद उसके उसने इतना बड़े साम्राज्य को कैप्चर करने के साथ साथ प्रशासन इतने अच्छे तरीके से किया कि भाई प्रजा भी उसके समय में खुश रहा करती थी। अब खुश रहा करती थी, इसीलिए तो भारत का स्वर्णकाल बोल देते हैं ना उसको, है ना। तो ये मायने नहीं रखता कि शासक कैसा है, भाई शासक अगर अच्छा है और प्रजा का ख्याल रख रहा है तो वो वही है। तो यहाँ विद्वानों का आदर करने वाला न्यायप्रिय शासक रहा करता था वो। तो इसके कारण क्या हुआ, आजम शाह के दौरान भारत और चीन में भी व्यापारिक संबंध डिस्टैब्लिश हो गए, क्योंकि बंगाल से भाई आप जाओगे बंगाल की खाड़ी होते हुए सीधे ऊपर कहाँ, चाइना जा सकते हो। ठीक है, सो चाइना के साथ व्यापारिक साथ ही साथ राजनीतिक संबंध भी मजबूत हो गए। 1493 की बात कर रहे हैं हम। 1493 एडी में क्या चल रहा है, 1493 एडी में यहाँ पे सिकंदर लोदी वंश चल रहा है दिल्ली सल्तनत में, भारत में। लेकिन बंगाल में क्या चल रहा है, यह अवस्था जो है बड़ी खराब हो चुकी थी, बहुत ही विकृत व्यवस्था चल रही थी, क्योंकि अब ये तो रहे नहीं महोदय आजम शाह, और आजम शाह नहीं रहे तो अब कुछ तो होगा। सो इसको परिष्कृत करने की दिशा में हुसैन शाह जो हैं, हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह इनका नाम है, और इनने अपने ही नाम पे हुसैन शाही वंश का क्या कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, स्थापना कर दी अपने ही नाम से। ठीक है, और यह कदम उठाने के पश्चात 1528 ईस्वी तक, भाई कब की बात चल रही, 1493 से 1528 ईस्वी, यानी 28 और 7 35 साल, 35 सालों तक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल में शासन कर लिया। और बस इसी के शासन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सोना मस्जिद। सोना मस्जिद का नाम सुना हुआ, सोना मस्जिद इन्हीं ने निर्माण करवाई है, कहाँ पे, हुसैन शाह ने, बंगाल में। कोई दिक्कत, चलिए इसके बाद फाइनली हुसैन शाह के उत्तराधिकारी जो हैं वो कमजोर निकल गए। 1518 के आसपास कौन बन गया, नुसरत शाह। और नुसरत शाह से आप स्टैब्लिश करेंगे, यहां से देखो नुसरत शाह के समय तक अब कौन है, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी लड़ाई करेगा, पहली बार कोशिश तो वो भी करता है, लेकिन वो ढंग का शासक हो नहीं पाता है, कमजोर शासक होता है। तो इब्राहिम लोदी को तो ऐसा कुछ समय मिला नहीं, लेकिन हाँ बाबर के समय फिर बंगाल पे अभियान करने की कोशिश की जाएगी।
बाबर भी उस समय तक ज्यादा समय दे नहीं पाया, क्योंकि 26 के बाद 30 में एक्सपायर, और 30 में जैसे ही हुमायूं शासन करता है, लेकिन तब तक भाई साहब आपने नाम सुना होगा मोहम्मद शाह रंगीला नहीं, मोहम्मद शाह लोहानी का नाम सुना होगा, शेर शाह सूरी का नाम सुना होगा। ये सब बंगाल वाली टेरिटरी के लोग हैं, तो इनका आपस में अब लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। फिर हुमायूं इन पे शासन करेगा। अभी तो खैर शेर शाह सूरी जीत जाता है, सारी चीजें तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, हुमायूं वाले पोर्शन में और शेर शाह सूरी के पोर्शन में, दोनों हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। लेकिन हाँ, ये नुसरत शाह अगेन आपको नाम फिर भी सुनाई देगा। ये पुराने आजम शाह और बाकी नाम तो आपने नहीं सुने होंगे, क्योंकि इनको ज्यादा डिस्कस किया इसलिए नहीं है कि ये अपना स्वतंत्र शासन करते रहे और दूसरे शासकों को न जीतने का मौका दिया, न ये जानबूझ के खुद लड़ाई झगड़े कर रहे थे। ठीक है, तो इनका नाम नहीं रहता। यहाँ नुसरत शाह से फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका 1518 में नुसरत शाह, और 1553 तक नुसरत शाह बंगाल का क्या करेगा, नवाब रहेगा। उसकी मृत्यु के बाद नुसरत शाह का बेटा कौन आ जाएगा, अलाउद्दीन फिरोज शाह और गयासुद्दीन महमूद बंगाल पर शासन करेंगे, ठीक है, उत्तराधिकारी के तौर पर। और 1538 में हुसैन शाही वंश के स्थान पर धीरे धीरे अब अफगान वंश, कौन सा, शेर शाह सूरी का स्टार्ट हो जाएगा। और बस भैया, इसके बाद 1576 में अकबर क्या करेगा, बंगाल पे कब्जा कर लेगा और मुगल सल्तनत में इसका विलय कर लेगा फाइनली। समझ पा रहा हो? तो सबसे पहला जौनपुर वंश हमने पिछली वीडियो में देख ही लिया था कि ये पहला स्वतंत्र राज्य था उत्तर भारत का। दूसरा कौन सा हो गया, बंगाल हो गया। और बंगाल के बाद अब किसकी बारी? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, बता दूंगा। उससे पहले निष्कर्ष पर चर्चा कर लेते हैं। बंगाल के स्वतंत्र राज्य के रूप में यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा उल्लेखनीय यहाँ पे छवि देखी गई है बंगाल की, या प्रगति देखी गई है। कैसे भाई, इलियास और हुसैन शाही वंश ने, इलियास या हुसैन शाही वंश ने कला और साहित्य को बहुत तवज्जो दी है। भाई हमने चर्चा करी, विद्वानों का संरक्षक हो गया, कला प्रेमी हो गया, तो ऐसे शासक ही तो इनको संरक्षण देगा, और संरक्षण के कारण ही आपके ही साम्राज्य में उस चीज का प्रॉपर विस्तार होगा, और विस्तार होगा तो आपका नाम होगा। सो वही नाम है यहाँ पे गंभीर वातावरण स्थापित किया गया, किसको रिलेटेड, साहित्य और कला से रिलेटेड, ठीक है। गोंड का हुसैन शाह यहाँ पे उनका मकबरा बना हुआ है। साथ ही साथ अदीना मस्जिद, क्या अदीना मस्जिद, छोटी और बड़ी सुनहरी मस्जिद। साथ ही साथ यहाँ पे स्थापत्य कला की बात करें तो थोड़ा सा पास में जाएंगे, बिहार वाली टेरिटरी जो हो रही थी शेर शाह के समय में। सो इन्होंने क्या कर दिया है वहाँ पे, चाहे वो इनका झील वाला मकबरा हो शेर शाह सूरी का, मतलब तैरता हुआ मकबरा कहलाता है। इनके पिताजी का भी जो था हसन शाह का मकबरा, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाने वाली हैं, ठीक है। तो ये निष्कर्ष के अलावा हम बात करेंगे महाभारत का बंगला संस्करण। साहित्य में बात करें तो रामायण का कृतिवास द्वारा बंगला रूपांतरण, मलधर वशु जो है गुणराज खां, इनकी श्री कृष्ण विजय, ये सारी रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं जो करी हुई हैं, ठीक है। ये साहित्यिक कृतियां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बंगला साहित्य के रूप में, बंगला भाषा के रूप में, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु, भक्ति आंदोलन में इनका बहुत बड़ा नाम है, और वीडियो डली हुई है तो आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं भक्ति काल वाले में, ठीक है। सो चैतन्य महाप्रभु की बात करें, इन्होंने विष्णु जी को, वैष्णववाद को, वैष्णव धर्म को बहुत ज्यादा इन्होंने प्रमोट किया हुआ है। उस समय कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का एक उत्कृष्ट और श्रेष्ठ कार्य यहाँ पे किया हुआ है, जो बंगाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। अब चैतन्य महाप्रभु को ऐसा कहें तो बंगाल में बहुत ज्यादा माना जाता है, ये उन्हीं के समय काल के, ठीक है। तो आप ये भी देख लो कि भैया शासक इस्लामिक होने के कारण, मतलब मुस्लिम शासक होने के बावजूद भी यहाँ हिंदू धर्म का प्रचार चल रहा है। तो शासक ऐसा नहीं है कि भैया वो परेशान कर रहा हो या असहिष्णु शासक हो, धर्म को बड़ी सहिष्णुता के साथ वहां पे भी रखा जा रहा था। आज के समय जैसा नहीं चल रहा है कि जबरदस्ती की चीजें हो रही हैं। तो फाइनली यहाँ बंगाल के राजवंश की हमने यहाँ चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मालवा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।